से आगे में आज शाम तवानाई के शोबे में ताउन पाकिस्तान और भारत के लिए क्या मानी रखता है? पाकिस्तान में क़वानीन की मंजूरी ख़वातीन के हुकूक की किस हद तक ज़मानत देती है? और क्या आप जानते हैं कि मौसम ख़ज़ा में पत्ते रंग क्यों बदलते हैं? ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारती रवाबित मामूल पर लाने और उनमें हाल रुकावटों को दूर करने के लिए दोनों ममालिक के सेक्रेटरी तिजारत के दरमियान मुज़ाकरात नई दिल्ली और इस्लामाबाद में दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए खुशाइन करार दिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 35 साल के दौरान अपनी नौयत की इस पहली मुलाकात को वाशिंगटन में भी अहमियत दी जा रही है और माहिरीन का कहना है कि इससे दोनों मुल्कों के दरमियान दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के मौके भी पैदा हो सकते हैं। तवानाई के शोबे में पाक भारत ताउन की क्या नौयत हो सकती है, आइए देखते हैं आमना खान की रिपोर्ट में। भारत और पाकिस्तान के सेक्रेटरी तजारत की इस हफ्ते तजारत और वीज़ा के मसाइल पर दिल्ली में मुलाकात को अमरीकी माहिरीन एक मुस्बत कदम करार दे रहे हैं और बाज़ माहिरीन को ये तवक्को भी है कि तजारत के लिए राह हमवार करने से पाकिस्तान और भारत दूसरे शोबों में भी ताउन बढ़ा सकेंगे। जनूबी एशियाई मुल्कों में तवानाई के शोबे में ताउन के फवायद पर एक नई किताब के मुसन्निफ चार्ल्स एबेंजर। चूँकि इन सब का एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक है, इसलिए अगर हम तजारत की राह हमवार कर लें तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान और भारत दोनों अपनी अपनी सरहदों पर इंतहा पसंदों को तजारत में मदाखलत से रोकने में ही अपना मुफाद देखेंगे और ऐसे इंतहा पसंद दोनों ही मुल्कों में मौजूद हैं। तवानाई की किल्लत की वजह से भारत और पाकिस्तान दोनों को ही मसाइल का सामना है, लेकिन एबेंजर पाकिस्तान के थर खत्ते में मौजूद कोयले के ज़खायर की मिसाल पेश करते हुए कहते हैं कि तवानाई के शोबे में ताउन के जरिए इन मसाइल को दूर किया जा सकता है। एबेंजर के मुताबिक भारत में तवानाई की पैदावार की सबसे बड़ी कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कोयले से बिजली की पैदावार के सिलसिले में तकनीकी मालूमात फराहम कर सकती है, जबकि पाकिस्तान बदले में ईंधन के ज़खायर तक भारत की रसाई मुमकिन बना सकता है। अगर कोई ऐसा समझौता हो जाए जिसके तहत पाकिस्तान थर खित्ते में मौजूद वसाइल और भारत की नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन तकनीकी इमदाद फराहम करने को तैयार हो, तो मुमकिन है कि दूसरे लोग भी यहाँ इस काम के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तामीर करवाने में शरीक होना चाहें। खित्ते के दूसरे मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन भी खित्ते में मजीद इस्तेहकाम का सबब बन सकता है। भारत में अमरीकी कारोबारों की सरमायाकारी से मुतालिक इदारे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के रॉन सामर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली एक दहाई से ईरान से भारत को ईंधन की फरहमी के लिए एक ऐसे प्रोजेक्ट पर बात की जा रही है जो पाकिस्तान की सरहद भी पार करेगा। तुर्कमेनिस्तान से भारत ईंधन पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का एक दूसरा प्रोजेक्ट भी मुमकिन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजरेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि तवानाई के शोबे में ताउन खित्ते को मजीद मुस्तहकम कर सकता है, लेकिन इन मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए सरमायाकारी बहुत जरूरी होगी, जो माहिरीन के मुताबिक ये एक अफसोसनाक बात है। मेरा ख्याल है कि पाइपलाइन के दोनों प्रोजेक्ट्स में से किसी एक को भी मुमकिन बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को राह हमवार करनी होगी ताकि सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल पैदा किया जा सके। माहिरीन के मुताबिक तवानाई के शोबे में ताउन के मौजूदा मंसूबे पाकिस्तान और भारत जैसे हरीफ मुल्कों के दरमियान दोस्ती का सबब तो बन सकते हैं, लेकिन इनका कहना है कि चीन जैसी इस खत्ते की दूसरी बड़ी ताकतों को ताउन के मंसूबों में शामिल किए बगैर मुमकिन है कि ये मंसूबे अपने मकासद पाने में पूरी तरह कामयाब न हों। आमिना खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन। पाकिस्तान में ख़वातीन की जबरी शादी, वनी और जायदाद से उन्हें महरूम रखने के लिए कुरान मजीद से उनकी शादी जैसी रिवायत के खिलाफ कौमी असम्बली में मंजूर किया जाने वाला नया कानून मुल्क में ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की राह में एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। ये कानून दर हकीकत किस कदर मौसर साबित हो सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे हुकूक निस्वां के एक कारकुन से जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि अमरीका में बसने वाले पाकिस्तानियों की इस नए कानून के बारे में क्या राय है। कानून बड़ी देर से आया है, लेकिन देर आए दुरुस्त आया तो है। अब यह है कि इससे भी ज़्यादा बड़ा मसला है अवेयरनेस का और इसकी इम्प्लीमेंटेशन का। और जो ये रस्में ज़्यादातर वनी कारी और ये कुरान से शादी करने की रस्में ज़्यादातर हैं जनूबी पंजाब और जो सिंध के बालाई इलाके हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादातर यही वजह है कि अवेयरनेस की कमी है, तालीम की कमी है। लोग अपनी आवाज़ पहचानते नहीं, उसको दबाया जाता है या
उनको पता नहीं कि किसको कहना है जाके अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। लड़की तो एक मजबूर होती है, जैसे उनके माँ बाप कहते हैं वैसे करती है, और ये बात वाकई गलत है, गुनाह है कुरान पाक के साथ शादी करना, और ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान में आई डोंट लाइक इट, बट स्टिल पाकिस्तान में ऐसा होता है। अगर ऐसा होने को रोका जा रहा है तो इट्स अ गुड पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट है और होना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ अगर उन्होंने इफेक्ट किया है ला, और लोगों पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और लोगों को भी करना चाहिए, इसका साथ देना चाहिए इस ला का, क्योंकि छोटी सी बच्ची के साथ शादी करना कितनी जाती है। कुरान से शादी इस्लाम में तो कोई गुंजाइश ही नहीं चीज़ होती। अगर हम अच्छे मुसलमान के तौर पे सोचते हैं तो देयर इज़ नो वे। रूरल एरियाज़ में आई थिंक इट वुड टेक टाइम, क्योंकि अभी लोग इतने ज़्यादा जिससे कह सकते हैं एजुकेटेड नहीं है, वो बस पुरानी लाइक ट्रेडिशंस को कैरी कर रहे हैं कि जी मतलब ज़मीनों के चक्कर में, मतलब आई थिंक इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो एलीट हैं वहाँ के जागीरें हैं जिनकी उनके इंटरेस्ट हैं, वो लोग नॉर्मली इसको प्रमोट करते हैं। तो अब यह है कि उन्हीं लोगों से कहा जाए अगर कि आप इसको ख़त्म करें तो ये मुश्किल होगा, लेकिन उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कमेटीज़ बनाएं लोकली जिनको और आम करें ये खबरें, और मीडिया अपना रोल अदा करे वहाँ पे इश्तिहारों के ज़रिए। अगर लोगों को पता चल जाए कि ये बुरी चीज़ है, दीन इसको बुरा समझता है, इंसानियत के लिए ये मुनासिब नहीं है, तो बहुत सारे लोग खुद ही पीछे हट जाते हैं। देखिए जी, जहाँ तक ये लॉ का ताल्लुक है, नॉट एज फार एज वुमेन राइट्स आर कंसर्न, बट ऑल्सो इंसानी हकूक़ के लिहाज से भी ये बड़ा अच्छा लॉ है जो पास किया गया। इट इज़ लेट बट नेवर टू लेट। और अब बाकी जो है बात वो सारी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है। हमारे इदारे जिस तरह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ख़ास तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, आई थिंक दे शुड इम्प्लीमेंट, जैसे ये दफ़ा 144 हर दफ़ा लगा देते हैं, वैसे इसको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि इससे जो औरतों के हकूक़ हैं उनका पामाल होने से बचाया जा सके उन्हें, और उनके लिए उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इस नए कानून के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबरा कुरैशी, जो पाकिस्तानी ख़वातीन के हुकूक़ की कारकुन हैं। साबरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। देखा हमने जिस तरह के लोग इसको एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर तो देख रहे हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान की कौमी असम्बली में ऐसा बिल पास होना क्या मानी रखता है? शुक्रिया सारा यहाँ बुलाने का। जो फौरी तौर पे इमीडिएट रिस्पांस आता है वो तो पॉजिटिव है, जैसे कि हमने अभी और लोगों से भी सुना है कि द फैक्ट कि ये एक ऐसा एक कानून आया जिसमें पुरानी रिवायती ट्रेडिशंस और कस्टम्स के ख़िलाफ़ एक कानूनी कदम लिया जा रहा है, बहुत अहम है, और इसका लॉन्ग टर्म फार रीचिंग इफ़ेक्ट होगा। लेकिन जैसे कि बाकी लोगों ने भी कहा कि ये इसका जो बुनियादी एक मसला बनेगा वो इम्प्लीमेंटेशन बनेगा। दूसरी बात ये कि अभी ये सिर्फ पहला कदम हुआ है कि ये नेशनल असेंबली ने पास किया है, इसको आगे अभी सेनेट में से भी गुजरना है, और हमें मालूम है कि वो एक बहुत तवील रास्ता है सेनेट तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि जैसे कि आपको याद होगा डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक बिल पास हुआ था कुछ साल पहले, वो लैप्स हो गया और सेनेट ने नहीं पास किया, और वो बहुत ही एक अहम बिल था, बहुत ही अहम बिल था, क्योंकि आपको पाकिस्तान में इस 75-80% औरतें तशद्दुद के की विक्टिम्स होती हैं। तो इसका लेकिन ये बात कि उन्होंने कौमी असम्बली में ये रेज़ किया गया और इसके ऊपर गुफ्तगू हुई, हालांकि ये 3 साल बाद जाके पास हुआ है, लेकिन कम से कम एक सेंसिटाइजेशन प्रोसेस से गुजरा। ये बताइए कि इम्प्लीमेंटेशन की बात जैसे आपने भी की और लोगों का भी हमने रिएक्शन देखा, उसमें बात हुई है पुलिस का निज़ाम इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर लोग डरते हैं पुलिस के पास जाने में, या उनको लगता है कि पुलिस के निज़ाम में कमज़ोरियाँ हैं और उनको वो हेल्प नहीं मिल सकेगी, तो ऐसा कानून अगर सेनेट में पास भी हो जाए और सदर पाकिस्तान उस पर दस्तखत कर भी दें, आपके ख्याल में ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में वो वाकई कितना मौसर साबित हो सकेगा? इसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए सब इदारों से और सिविल सोसाइटी से भी। ये भी बहुत एक लंबा रास्ता है, क्योंकि कानून तो पास हो जाता है, लेकिन कानून हमारा बुनियादी एक टूल हाथ में आ जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट आ जाता है जिसकी बुनियाद पे ख़वातीन अपने हक़ के लिए लड़ सकती हैं। लेकिन ख़वातीन को पहले आगाह करना है कि उनका ये हक़ है, मौजूद है। और अक्सर देखा जाता है जब ऑनर किलिंग का बिल पास हुआ था, ऑल्दो बहुत ही एक वीक किस्म का बिल पास हुआ था, उसके वक्त भी अभी एक इदारा है ख़वातीन के हकूक़ का, उन्होंने एक रिसर्च की है और पता चला है कि बहुत सारे पुलिस के इदारे के लोग और मुख्तलिफ इदारे जो काम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी, उनको
आगाही ही नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो सबसे पहला काम तो बहुत वाइड स्प्रेड डिसेमिनेशन, इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन की ज़रूरत होगी। लेकिन ये उसका जो एक पॉजिटिव पहलू भी हमें नज़र आता है, जिसके ऊपर रिसर्च हुई है, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन ने रिसर्च की है कि जो हदूद ऑर्डिनेंसेस पे अमेंडमेंट पास हुई थी, उससे कम से कम वो जो ख़वातीन को उठा के हर ज़रा से उसके ऊपर जेलों में डाल दिया जाता था, वो बहुत कम हो गया है। ये बताइए कि ख़वातीन के जो तशद्दुद का शिकार होती हैं उसके हवाले से स्टेटिस्टिक्स यानी अदाद-ओ-शुमार भी जो पाकिस्तान में जमा किए जाते हैं वो कोई बहुत ऐसे नहीं है कि उनको बहुत ईजीली हम समझ सकें या उनको रेफ़र कर सकें या उनको रिपोर्ट्स में समझा जा सके कि ये हतमी नंबर्स हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात जिनको ख़त्म करने की, जिन रवायत को ख़त्म करने की बात की जा रही है, वो दूर दराज के इलाकों के हवाले से है। शहरों में भी ऐसे वाक़यात होते हैं। जब हमारे पास इस हवाले से भी अदाद-ओ-शुमार बहुत वाज़ेह नहीं है कि कितनी फ़ीसद ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं, कितनी फ़ीसद को ऐसी रिवायत का सामना करना पड़ता है, तो किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी? क्या स्टैटिस्टिक्स इसके बारे में कलेक्ट करना किस हद तक अहम है? डेटा और रिसर्च बहुत अहम है, क्योंकि उसके बगैर वो हमारा एक बुनियादी टूल होता है जिससे हम अपनी आगे भी प्लानिंग और प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं। तो रिसर्च इज़ एसेंशियल और बहुत सारे इदारे ये कर रहे हैं। इस पर मैं थोड़ा सा ज़रा आपको वो बिल के बारे में भी कहूँगी कि एक और जो बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आया है ख़ास तौर पे वुमेन्स राइट्स के एक्टिविस्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन से, वो ये कि इसमें जो एक बड़ा पहलू आया है जो देखा गया है, वो ये कि इन्होंने एक मैक्सिमम और मिनिमम पनिशमेंट डाली है। उससे ये फ़ायदा हुआ है कि अक्सर जो कोर्ट्स जब बहुत ही एक हतमी एक वो रखते थे पनिशमेंट, उससे फिर जज अक्सर ये देखा जाता था कि एक्विट कर देते थे। अब चूंकि मिनिमम वो एक है, तो उसमें यह है कि उन्होंने ये इस दफ़ा मिनिमम और मैक्सिमम पनिशमेंट डाली है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया साबरा, वक्त की कमी के बायस हम इस गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा हमें, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब आते हैं मशरिक़ वस्ता की जानिब, जहाँ हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए साइंस, तालीम और सकाफ़त या यूनेस्को की जानिब से फ़लस्तीन को रुकनियत दिए जाने के फैसले के बाद इसराइल ने यरूशलेम के मज़ाफ़ात में तामीराती काम तेज़ करने का ऐलान किया है। इस मंसूबे से जो इलाके मुतासर होंगे उनमें से एक के बारे में आइए देखते हैं नदीम याकूब की रिपोर्ट। गिबत हैमाटोस यरूशलेम और बैतलहम के दरमियान एक पहाड़ी पर वाक़े है। 20 साल पहले इथोपिया और रूस से आने वाले तारकीन वतन के लिए यहाँ आर्जी पनाहगाहें तामीर की गई थी। अब यहाँ सिर्फ 40 खानदान आबाद हैं, मगर इसराइल ने इस इलाके के लिए एक मंसूबा बना रखा है। रिटायर्ड खातून गैलिया कोहन 20 साल से यहाँ किराए पर रह रही हैं। वो एक बेहतर घर की उम्मीद लगाए बैठी हैं। मैं ये बहुत दफा सुन चुकी हूँ, मगर कुछ नहीं हुआ। याकूब बारूची 20 साल पहले अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ गिबत हैमाटोस आए थे। अब उनके 9 बच्चे हैं और उन्हें बड़े घर की जरूरत है। ये घर 21वीं सदी के तकाजे पूरे नहीं करता। वैसे तो ये अच्छा है, मगर ये कोई घर तो नहीं। यहाँ इसे टीन का महल्ला कहा जाता है। गिबत हैमाटोस 2 इलाकों के दरमियान वाक़े है जिन पर इसराइल ने 1967 की जंग में कब्जा करके इस पर तामीरात की थी। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इसराइल मशरकी यरूशलेम के रवायती अरब इलाकों पर अपना कंट्रोल मज़ीद सख्त करना चाहता है और मुस्तक़बिल में किसी अमन मुआहदे के नतीजे में इसे फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बनाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो फैल तफाकची अमन मुज़ाकरात के लिए फ़लस्तीनी नुमाइंदे हैं। वो इस इलाके में फ़लस्तीनियों की तादाद कम करना चाहते हैं, मगर साथ ही साथ वो यहूदी आबादकारों की तादाद में इजाफा चाहते हैं। इब्तदाई मरहले में वो 2500 से ज़्यादा घर तामीर करना चाहते हैं और आखिरी मरहले में ये तादाद 4000 तक पहुँच जाएगी। इसराइल का कहना है कि ये इलाके यरूशलेम का अहम हिस्सा हैं और किसी भी मुआहदे की सूरत में इसराइल का हिस्सा ही रहेंगे, मगर फ़लस्तीनी इस दावे को रद्द करते हैं। आलमी बरादरी भी गरबे उर्दन और मशरकी यरूशलेम में तमाम आबादियों को गैर कानूनी समझती है। मुज़ाकराती टीम के इसराइली नुमाइंदे शाउल एरियली कहते हैं कि इसराइल मशरकी यरूशलेम को फ़लस्तीनी इलाकों से अलग थलग करना चाहता है। गिबत हैमाटोस उस तामीराती मंसूबे का हिस्सा है जिसके तहत इसराइल बैतलहम और मशरकी यरूशलेम के दरमियान एक यहूदी आबादी बनाना चाहता है। इस तरह की आबादियों की वजह से अमन के लिए किसी भी हतमी मुआहदे का हुसूल इंतहाई मुश्किल हो जाएगा।
फलस्तीनी कहते हैं कि इसराइल की जानिब से गिवत हैमाटोस जैसे इलाकों में आबादियां तामीर करने की वजह से ही वो दोबारा मुज़ाकरात के लिए रजामंद नहीं। दूसरी तरफ इसराइली हुकूमत का कहना है कि चूंकि फलस्तीन मुज़ाकरात नहीं करना चाहता और इक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत के लिए कोशां है, इसलिए वो यहूदी आबादियों की तामीर जारी रखे हुए है। इस तातुल की वजह से मुस्तकबिल करीब में मुज़ाकरात की बहाली का अमल दोबारा शुरू होता दिखाई नहीं देता। स्कॉट बॉब के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। यहाँ पर एक ब्रेक। और अमेरिका में बेरोजगारी की बुलंद सतह को कम करने के लिए साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन क्या तजावीज़ पेश कर रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।